वंस अगेन वेलकम। फ्रीडम चैप्टर को लेके हम चल रहे हैं। सबसे पहले फ्रीडम चैप्टर के बारे में एक बार फिर आपको पीछे ले चलता हूँ। ज़्यादा कहानी नहीं लेंगे, लेकिन आपको याद आ जाए। सबसे पहले हमने आइडियल ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की थी कि हमारे सामने, इस विश्व के सामने जो हमने इस चैप्टर में लेके चला है कि आदर्श, जो स्वतंत्रता के आदर्श कौन कौन है। इसमें हमने बात की नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका के लीडर थे, जो रंगभेद की नीति के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए। उन्होंने अपनी आज़ादी दांव पे रख दी। उसके बाद में आंग सान सू की के बारे में बात की। म्यांमार की एक हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, अहिंसा की जो बात करती है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। इसी तरह से जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका कि नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, आज़ादी के लिए उनको कितनी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बारे में। फिर हमने बात की स्वतंत्रता है क्या, कि व्हाट इज़ द लिबर्टी। ठीक है ना, फ्रीडम है क्या, इसके बारे में बात की। उसके बाद में प्रतिबंध के स्रोत क्या क्या है, कैसे जो फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, कैसे बंधन लगाए जाते हैं, उसके बारे में बात की। और फिर उसके बाद में हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों प्रतिबंध लगाते हैं, उसके बारे में बात की। और साथ ही हमने जो रिसेंटली टॉपिक कवर हुआ है, उसमें हमने हार्म प्रिंसिपल, हानि के सिद्धांत के बारे में बात की कि स्वतंत्रता कब तक दी जाए, जब तक कि दूसरे को किसी से इससे हार्म नहीं हो रहा, तब तक के लिए। मैंने पूरा आपका ये चैप्टर रिवाइज करा दिया है। और अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। आपके विचार की अभिव्यक्ति की बात करेंगे। इसके ऊपर वक्त वक्त में विचार की अभिव्यक्ति के ऊपर बंधन, बैन लगता है, चाहे किसी भी देश की बात करो। तो विचार, आप किसी की बोलने की स्वतंत्रता छीन सकते हो, लेकिन उसके जो दिमाग के अंदर उपज है, जो विचार है, उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना। और अगर किस लेवल तक आप एक विचारों की अभिव्यक्ति जो है, सोच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप बैन लगाते हो, ठीक है ना, उसके परिणाम क्या होते हैं। क्योंकि आप एक सपोज करो, एक पिक्चर के ऊपर आपने बैन लगा दिया, कुछ चीज़ें आपको लगा उसमें आपत्तिजनक है, कुछ चीज़ें, लेकिन हो सकता है वो 90% उससे कुछ आपको मिल रहा हो। यानी कि आपने 10% के पीछे जो 90% उससे अच्छी चीज़ें मिल रही है, उसके लिए आपने पिक्चर के ऊपर बैन लगा दिया। तो ये सोसाइटी को एक नुकसान हुआ कि कुछ सीख सकते थे, बुराइयों से भी कुछ अच्छाइयाँ मिलने वाली थी, वो समाज नहीं सीख पाए। बात करेंगे इसी के बारे में बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर कोई हम बेस नहीं बनाने वाले हैं। तो जे.एस. मिल की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है ना, जे.एस. मिल का कहना है कि जो ये एक ऐसा क्षेत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, इसमें कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। सोचने की आज़ादी हर इंसान को होनी चाहिए। Various times there have been demands to ban books, plays or films, academic articles। ऐसे बहुत सारे टाइम्स हम बात करेंगे, अलग अलग पिक्चर्स की भी बात करेंगे, कुछ बुक्स की भी बात करेंगे, जो इवन आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर बैन्स लगते आ रहे हैं, प्रतिबंध लगते आ रहे हैं, पिक्चर्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, बुक लिखने के ऊपर। किसी ने बुक लिख दी, उसको नज़रबंद कर दिया गया, बुक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सारा पीरियड चलता आ रहा है, ठीक है ना। रिसर्च, जर्नल पेपर, प्लेज, फिल्म्स, नाटक, ये बैन की कहानी बहुत लंबी है। और फ्रीडम, द मेकिंग ऑफ चॉइस वेयर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी। फ्रीडम क्या है, एक चॉइस है जिसमें आप एक चॉइस ले रहे हो, डिस्टिंक्शन किसके बीच में,
एक नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो एक चॉइस है वेयर वी, यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं किस चीज की, नीड फॉर जस्टिसेबल कंस्ट्रेंट, सपोर्ट प्रॉपर प्रोसीजर एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स। मैं बताता हूं कि अगर आप कोई कंस्ट्रेंट नियंत्रण लगाते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे, किसी के विचारों की अभिव्यक्ति के ऊपर आप किसी तरह का प्रतिबंध लगाते हो, तो देयर हैज टू बी अ जस्टिसेबल कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए और सपोर्ट प्रोसीजर एंड मोरल आर्ग्यूमेंट। कानूनी तो हो ही सकता है, कानूनी तो आप कर ही दोगे, मोरल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, नैतिकता का, कि भाई ये बातें हैं जो इन्होंने कही है वो सोसाइटी के खिलाफ जाती, किसी एक समाज के वर्ग को हानि पहुंचाएगी, तो ये बातें अपने लॉजिक में रख सकते हो। यानी कि जस्टिसेबल कंस्ट्रेंट हो सकता है। जस्टिसेबल मतलब वो एक जायज नियंत्रण आप लगा सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, बहुत ज्यादा नहीं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी वसूल है। सोसाइटी मस्ट विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट। देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है कि आपको अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है, अगर उसको बचा के रखना है तो समाज को तैयार रहना चाहिए इसको सुरक्षा करने के लिए, इसके बचाने के लिए आपको कुछ इनकन्वीनियंस होने वाली है, ठीक है ना। यानी कि जो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई लड़ता है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको आहुति देनी होगी, राइट। जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो कंट्रोल करना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेम बात उसी को मैं हिंदी में बता रहा हूं कि सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। कुछ इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि बंधन लगाने में सरकार की ताकत हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पुलिस हो सकती है, तो इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन अगर आप देखो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अगर मान लो इजाजत दे भी दी जाए बैन लगाने की, लेकिन किस हद तक, अगर एक बार ऐसा शुरुआत हो गई ना तो फिर उसकी लिमिटेशन कुछ नहीं है, आदमी को बोलने की आज़ादी ही छीन ली जाएगी, राइट। तो बहुत सारे वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेयर क्या कहते हैं, बहुत ही इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो हिंदी में इतना उनमें आनंद नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी में बता दूंगा। तो वोल्टेयर के स्टेटमेंट को समझिए, इनको जितना आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। वो बोलता है कि आई डिसअप्रूव व्हाट यू से, कि आप जो कहते हो उस बात को मैं असहमत हूं, डिसएग्री हूं, जो आप कह रहे हो मुझे अच्छा, मैं सहमत नहीं हूं उस बात से, मतलब आप गलत कह रहे हो, लेकिन आपकी ये असहमति वाली बात को भी मैं बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। जो आपका कहने का अधिकार है इसकी रक्षा के लिए, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए मैं डेथ तक लड़ूंगा, वोल्टेयर का कहना है। काफी वेटेज है इस बातों में। हाउ डीपली वी आर कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब हकीकत देखना चाहते हैं भारत की कि हम बातें बड़ी करते हैं, क्या वास्तव में भी हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बचाने के लिए, आज़ादी, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए क्या कितना कुछ करते हैं। उसमें कुछ हम पिक्चर्स के नाम लेंगे, कुछ बुक्स के नाम लेंगे जिनके ऊपर सिर्फ इसलिए बैन लगा दिया गया। मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, वाटर बहुत पहले आई थी, शायद
आप नहीं देख पाए होंगे। वाटर पिक्चर एक स्टोरी है जो विधवाओं के ऊपर, जो बनारस के अंदर, काशी के अंदर जो विधवाएं, वहाँ पर क्या है, कुछ परिवारों में जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, ये लेडीज़ अपने परिवार को छोड़ के फिर बनारस काशी में रहना शुरू कर रही थी, वृंदावन वगैरह में। तो इसके ऊपर एक पिक्चर बनाने जा रही थी। दीपा मेहता वॉज दी डायरेक्टर ऑफ दैट पिक्चर। और ये पिक्चर विधवाओं की जो परिस्थितियां हैं उसको बयान कर रही थी कि विधवाएं जो लेडीज है, विडोज, हाउ दे आर, मतलब उनकी हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन इज, उनकी कितनी दर्दकारी परिस्थितियां हैं। लेकिन कुछ समाज के कुछ वर्गों को लगा कि ये हमारी जो एक इमेज है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो पिक्चराइज होगी, देश की इमेज खराब होगी। इसलिए उस पिक्चर, यहाँ तक कि उनके दीपा मेहता को जान का खतरा हो गया। पिक्चर के जहाँ पे शूट होनी थी वहाँ पर पूरा पिक्चराइज करने के लिए सेट है, उसको जला दिया गया। तो ये तो सोच है हमारे यहाँ पर। कहने का मतलब, हम आप किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं सीख सकते। जिनको पिक्चर अच्छी लगे देखें, जिनको नहीं लगे मत देखें। तो इसमें इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, मतलब विरोध करना और जला देना सेट को, कहाँ की न्याय है? तो ये अपने आप में सोचने की बात है। ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे हम, ठीक है ना। दीपा मेहता की पिक्चर वाटर की बात है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ, आप देख पा रहे होंगे। ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड है, रामायण के ऊपर एक स्टोरी थी। या फिर द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है ना, द सैटानिक वर्सेस, ये सलमान रश्दी काफ़ी विवादों में रहते हैं, अंग्रेजी एक लेखक है। ये फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्रिस्ट, ठीक है ना, एक पिक्चर है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्रिस्ट। और प्ले की बात करें, मी नथुराम गोडसे बोलते, ठीक है ना, मी नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु, मतलब असैसिनेशन की, महात्मा गांधी को जिन्होंने मारा, उनके ऊपर है मी नथुराम बोलते, मराठी में है ये बेसिकली। तो इनके ऊपर लेकर काफ़ी विवाद रहा। और भी बहुत सारे हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे बात करें तो पुरानी स्टोरी ले तो 1950 से लेके 1950 में सीज फायर एक थी, और उसके बाद में खाक और खून की बात करें, ये दोनों 1950 के अंदर रिलीज होने वाली पिक्चरें थी। 1979 में हु किल्ड गांधी, गांधी जी को किसने मारा, ये विवादों में रही और उसके ऊपर बैन लगा। मतलब एक फेयरिस्ट लिस्ट है इस चीज़ की, जो हमारे देश में जो भी देश को लगा उसके ऊपर बैन लगा दी। तो ये अभिव्यक्ति के ऊपर जो बैन लगाया गया है ना, ये ठीक बात नहीं है। या बात करें 2014 में संत सूर्या तुकाराम, फिर उसके बाद में कामसूत्रा, ए टेल ऑफ लव स्टोरी, एक लव स्टोरी है 1996 की। बैंडिट क्वीन 1994 के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। बैंडिट क्वीन के बारे में आपको पता ही होगा, पिक्चर्स किसके ऊपर बनी है। और इसी के साथ में हम बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे, इसके ऊपर भी बैन लगा है। ये मुंबई ब्लास्ट के ऊपर है ब्लैक फ्राइडे। वाटर की बात करा ही चुका हूँ। और 2004 के अंदर हवा आने दे, ये सब पिक्चरें हैं जिनको बैन कर दिया गया भारत में, ठीक है ना। तो आप बेसिकली हम बात करें कि भाई कहाँ तक आप ये जायज़ है पिक्चर्स के ऊपर, किसी की सोच के ऊपर आप बैन लगा रहे हो, तो इससे विकास भी रुकता है। थोड़ा और बात कर लेते हैं। बैनिंग बहुत ही एक इजी सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए। आप बैन कर दे रहे हो, उसके शॉर्ट टर्म के कुछ आपने हो सकता है कंट्रोल कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचें बैनिंग के बारे में, तो ये इमीडिएट डिमांड बट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म। कैसे? फॉर द फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी हार्मफुल है अगर बैनिंग वगैरह का काम किया जाता है। वी हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स बिकॉज वी बिगिन टू बैन देन डेवलप हैबिट ऑफ बैनिंग। वो कह रहे हैं कि बैनिंग एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगा होगा अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हम एक
हैबिट ही हो जाएगी, वी बिगिन टू डेवलप ए हैबिट ऑफ बैनिंग, और फिर पता नहीं कौन कौन सी बैनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, कौन कौन से प्रतिबंध, कौन कौन से नियंत्रण अभिव्यक्ति के ऊपर लगेंगे। वी शुड नेवर बैन, हमें बैन नहीं करना चाहिए। वी पास में सेंसरशिप भी है, फिल्म की सेंसरशिप के बारे में भी बात करते हैं। क्या ये एक बैनिंग नहीं है भाई? फिल्म को भी सेंसर करते हैं और उसमें कुछ अगर ऐसा ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो उसको काट दिया जाता है, पिक्चर को बैन कर दिया जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि एक बैनिंग, दो तरह के बैनिंग की हम बात करेंगे। कौन सा? एक तो बैकिंग बाय द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एक बैनिंग वो है जिसके पीछे सोसाइटी की ताकत है, समाज उसके ऊपर दबाव डाल रही है कि इसको बैन कीजिए। पिक्चर्स की बात की, बुक्स की बात करी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इंग्लैंड के जो महारानी हैं, राज दरबार की बात कीजिए चाहे, उनके हाउस होल्ड में जो हाउस वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनके ऊपर एक ये प्रतिबंध रहता है, जब वो काम भी छोड़ के उस घर में काम करना छोड़ देते, राजघराने की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन क्राउन की बात कर रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है, तो उनके ऊपर एक तरह का एक बंधन रहता है कि आप छोड़ने के बाद में भी उस परिवार की आप नौकर रहते हुए बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कुछ शेयर करने लायक ना हो समाज में, पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि वो बातें समाज के सामने नहीं रख सकते, मीडिया में शेयर नहीं कर सकते। तो ये तो एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के दबाव में बैनिंग, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं। इस तरह का बैनिंग नहीं होना चाहिए। एक बैनिंग है कि सोसाइटी खुद फील करती है विलिंगली कि उनके बेनिफिट के लिए है, तब वो कुछ नियंत्रण लगाना चाहती है, तो उस तरह की बैनिंग की आज़ादी दी जानी चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया कंस्ट्रेंट आर बैक्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड सोशल रिलीजियस एंड कल्चर अथॉरिटी। आपके समाज के अंदर, समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है ना, धार्मिक अथॉरिटी कोई बैन कर दे। बीच में आपने देखा था राजस्थान में भी एक पिक्चर, राजस्थान की जो जोधपुर की महारानी के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, उसके ऊपर बैन की बात हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो राजघराने से रिलेटेड थे और उसके संबंध एक मुस्लिम, उनकी प्यार की स्टोरी जो है एक मुस्लिम शासक के साथ दिखाई गई। तो इस तरह की चीज़ों से आप क्या एक समाज के अंदर क्या दर्शाना चाहते हो, वो बात होती है। हम समाज स्वीकार करेगी जो विलिंगली। फिर नए बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक बैनिंग के ऊपर बात करें। समाज के अंदर बोलते हैं कि लड़कियों को मोबाइल फ़ोन के साथ में कॉलेज में जाना, लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, लड़कियां स्कर्ट नहीं पहनेंगी, तरह तरह के बंधन। एक जायज़ है एक लिमिट तक, आप जहाँ तक डिसिप्लिन बनाने की बात है, किसी स्कूल के अंदर है, किसी एक जहाँ पर आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है, एक आदर्श पेश करना है आने वाली जनरेशन के लिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। लेकिन आप समाज के चलने पे, उनके पहनने के ऊपर, बोलने के ऊपर रुकावट, ये अपने आप में एक गलत मानसिकता को जन्म देती है। और फिर अगर इस तरह की बैनिंग को इजाज़त दी जाए तो फिर इसकी सीमाएं बढ़ती जाती है। तो आज हमने बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कहाँ तक जायज़ है। प्रतिबंध की बात की कि बहुत सारे प्रतिबंध बुक्स के ऊपर, जर्नल, रिसर्च पेपर्स, प्ले, पिक्चर्स के ऊपर लगते हैं। आप मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने बात की कि वोल्टेयर किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। आई डिसअप्रूव व्हाट यू से। मैं आपसे हो सकता है कि एग्री ना हूँ जो आप कह रहे हो, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। मरने तक आपका कहने के अधिकार को मैं बचाऊंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, स्टे होम, बाय बाय।